नमस्कार, मैं ऋषु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं शिक्षा श्री में। आज हम लोग जनरल अवेयरनेस के टॉप 20 क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, आईबीपीएस इन सबों में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार या असम। इसका जो सही उत्तर होगा वो असम होगा। विश्व में सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली में स्थित है। यह द्वीप नदी तट से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी वहाँ से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर है। और माजुली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में भी लिस्टेड है। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी हैं और कैपिटल दिसपुर है। सेकंड क्वेश्चन, गति के कारणों या गति में परिवर्तन के अध्ययन के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिकी, गति या गतिकी। इसका जो सही उत्तर होगा वो गतिकी होगा, जिसको डायनेमिक्स बोलते हैं। और ये होता क्या है? यांत्रिकी की वह शाखा जो किसी पिंड या शरीर की प्रणाली की गति पर बलों के प्रभाव यानी फोर्स के इफेक्ट से संबंधित होती है, विशेषकर ऐसी फोर्स के बारे में जो स्वयं प्रणाली के भीतर उत्पन्न नहीं होती है, उसी को गतिकी बोलते हैं यानी डायनेमिक्स बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, यदि शरीर पर कार्य करने वाली सभी शक्तियों का परिणाम शून्य है तो बलों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है ये बताना है। ऑप्शन है संतुलित, असंतुलित, स्थिर या घर्षण। इसका जो सही उत्तर होगा वो संतुलित होगा, बैलेंस्ड। संतुलित बल वो होते हैं जब किसी वस्तु पर लागू किया गया प्रत्येक बल विपरीत दिशा में इशारा करते हुए किसी अन्य बल द्वारा रद्द कर दिया जाता है। और संतुलित बल फोर्सों की एक प्रणाली है जो वेक्टर राशि यानी वेक्टर सम के रूप में शून्य होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को मान्य करता है कि प्रत्येक ग्रह अंडाकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमता है जबकि सूर्य एक दीर्घावृत्त के केंद्र बिंदु में स्थित है? ऑप्शन है केपलर की ग्रहों की गति का दूसरा नियम, केपलर की ग्रहों की गति का तीसरा नियम, या पहला नियम, या गुरुत्वाकर्षण के न्यूटन नियम। इसका जो सही उत्तर होगा वो केपलर की ग्रहों की गति का पहला नियम होगा। इसको थोड़ा समझते हैं क्या है। जो सोलर सिस्टम होता है, सौरमंडल, उसमें ग्रहों की गति का वर्णन करने वाले ग्रहों की गति के नियमों को केपलर नियम कहते हैं। और ये जर्मन के एक खगोल शास्त्री जोहानस केपलर द्वारा दिया गया था, जिन्होंने 1609 में अपने पहले 2 नियम और 1618 में तीसरा नियम घोषित किया था। और केपलर के ग्रहों के गति के पहले नियम का एक्सप्लेनेशन ये है कि ग्रह जो प्लैनेट होते हैं वो कक्षा 1 मतलब इलिप्स है जिसमें सूरज 2 केंद्र बिंदु में से एक पर स्थित होता है। द फर्स्ट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इज द आइडिया दैट ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन लोकेटेड ऑन वन ऑफ द 2 फोकी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? ऑप्शन है
भाग 5, भाग 3, भाग 2 या भाग 1? इसका जो सही उत्तर होगा वो भाग 3 होगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की गणना की गई है। 6 बुनियादी मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, पांचवा संवैधानिक उपचार का अधिकार और शोषण के खिलाफ अधिकार। ये 6 फंडामेंटल राइट्स है जो कि हमारे संविधान में मेंशन है। अगला क्वेश्चन, किस नियम में कहा गया है कि लगातार दबाव में गैस के निश्चित द्रव्यमान की मात्रा सीधे पूर्ण तापमान के अनुपात में होती है? विच लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ डेफिनिट मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर? ऑप्शन है अवोगाद्रो का नियम, सेकेंड ऑप्शन है चार्ल्स कानून, थर्ड गे-लॉसुक का नियम या बॉयल का नियम। इसका जो सही उत्तर होगा वो चार्ल्स कानून होगा। अब ये चार्ल्स कानून, ये नियम क्या है? ये नियम कहता है कि निरंतर दबाव में गैस के निश्चित द्रव्यमान की मात्रा सीधे केल्विन के निरपेक्ष तापमान के समानुपाती होती है और यदि निरपेक्ष तापमान दोगुना हो तो आयतन दोगुना हो जाता है। ये है चार्ल्स कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नियमों के अनुसार अम्ल एक इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर सकता है? अम्ल मतलब एसिड। ऑप्शन है लुईस प्रमेय, अर्हेनियस प्रमेय, ब्रोस्टेंड और लोरी अवधारणा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लुईस प्रमेय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडा वाटर वातयुक्त पेय में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है ब्यूटेरिक अम्ल, मौलिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल या ऑक्सालिक अम्ल। इसका जो सही उत्तर होगा वो कार्बोनिक अम्ल होगा, कार्बोनिक एसिड। अधिकांश सॉफ्ट ड्रिंक जो होते हैं उनमें से 1 या 3 से अधिक अम्ल होते हैं, मतलब एसिड होते हैं उनमें, जैसे साइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ओडोमीटर, एनीमोमीटर, बोलोमीटर या बैरोग्राफ। इसका जो सही उत्तर होगा वो बैरोग्राफ होगा। ये एक उपकरण है जो हवा के दबाव की निरंतर रिकॉर्डिंग देता है और ये वैक्यूम चैम्बरों से जुड़े लीवर के साथ एनोराइड इंस्ट्रूमेंट पर आधारित है और एक क्लॉक ड्रम के चारों ओर लगे चार्ट पर एक निशान का रिकॉर्ड करता है। 10वां क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जो भारत में 2 उपग्रह प्रक्षेपण केंद्रों में से एक है। किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। इसका जो सही उत्तर होगा वो आंध्र प्रदेश होगा। ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर है ये एक रॉकेट लॉन्च सेंटर है जो इसरो द्वारा संचालित किया जाता है और ये आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में स्थित है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के बाद 2002 में श्रीहरिकोटा रेंज का नाम बदल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि पर मुगल सम्राट और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। किन के बीच में? ऑप्शन है अहमद शाह, शाह आलम, बहादुर शाह या आलमगीर। इसका जो सही उत्तर होगा वो शाह आलम होगा। इलाहाबाद की संधि पर मुगल सम्राट शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
और ये बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। और इस संधि ने भारत में राजनीतिक और संवैधानिक भागीदारी और ब्रिटिश शासन की शुरुआत को चिन्हित किया था। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने कशेरुका पाए जाते हैं? वर्टेब्रेट। ऑप्शन है 31, 32, 34 या 33। इसका जो सही उत्तर होगा वो 33 होगा। मानव शरीर में 33 वर्टेब्रेट पाए जाते हैं और ये मानव रीढ़ के 33 वर्टेब्रेट से बना है, जो रीढ़ की हड्डी के कॉलम को बनाने के लिए एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? ऑप्शन है श्री हरमिंदर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब, श्री हेमकुंड साहिब या श्री पटना साहिब। इसका जो सही उत्तर होगा वो श्री हरमिंदर साहिब होगा। और श्री दरबार साहिब को हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है। ये गुरुद्वारा लोकप्रिय रूप से स्वर्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, जिसे हम लोग गोल्डन टेम्पल बोलते हैं। और ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा यही है। गुरु अर्जन देव जी को इस गुरुद्वारा का वास्तुकार कहा जाता है और इसका निर्माण कार्य 1601 ईस्वी में पूरा हुआ था। 19वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह ने इसे दोबारा बनवाया था और इसे सोने की परत सजवाया था। उसके बाद से ही गोल्डन टेम्पल ये हो गया। अब पहला गुरुद्वारा पंजाब क्षेत्र, जो कि अब पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर स्थित करतारपुर में बनवाया गया था और इसको प्रथम सिख गुरु नानक देव द्वारा 1521 में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के सुलवा राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है नरसिम्हन, कृष्णदेव राय, नरसा नायक या देवा राय। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नरसिम्हन। सुलवा नरसिम्हन विजयनगर साम्राज्य के सुलवा डायनेस्टी के संस्थापक थे और सुलवा डायनेस्टी 1486 से 1505 तक शासन किया, जो 4 राजवंशों में सबसे छोटा शासन था। 1452 में उन्हें मल्लिकार्जुन राय के शासनकाल के दौरान महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी और 1498 में उनके ही शासनकाल के दौरान वास्को डी गामा कालीकट आया था। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार के सबसे युवा विजेता कौन है? ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, टोबारसुक, मलाला यूसुफजई या अबी अहमद। इसका जो सही उत्तर होगा वो मलाला यूसुफजई होगा और ये सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है। जब इनको पुरस्कार मिला था तब वह 17 वर्ष की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ब्लू सिटी के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है उदयपुर, जैसलमेर, जगदलपुर या जोधपुर। इसका जो सही उत्तर होगा वो जोधपुर होगा। जोधपुर को ब्लू सिटी के रूप में भी जाना जाता है और यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसे सन सिटी भी कहा जाता है। और इसे ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि शहर के पुराने इलाके में घरों को नीले रंग से रंगा जाता है, इसीलिए इसे ब्लू सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है एम.एन. राय, बी.एन. राव, के.एम. मुंशी या इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा बी.एन. राव। और बी.एन. राव को संवैधानिक सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था और 1950 से 52 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि भी रहे थे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के भारत के प्रतिनिधि भी
ये 1950 से 1952 तक रहे थे। इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। BN राव ने 1910 में भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश किया और 1938 में उन्हें नाइट की उपाधि दी गई और 1939 आते आते उन्हें बंगाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया और यू आंग सान शासन के तहत म्यांमार के प्रारंभिक संविधान का मसौदा तैयार करने में भी सहायता की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय कार्यकारी का भाग नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, CAG या महान्यायवादी। इसका जो सही उत्तर होगा वो CAG होगा। CAG यूनियन एग्जीक्यूटिव का भाग नहीं है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 संघ की एग्जीक्यूटिव से संबंधित है और केंद्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल शामिल होते हैं। CAG इसमें नहीं होता है। राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यकारिणी का प्रमुख होता है, वह देश के पहले नागरिक हैं। अगला क्वेश्चन, G20 को 2020 में डैश आयोजित किया जाना है? ऑप्शन है नई दिल्ली, रियाद, टोक्यो या बीजिंग। इसका जो सही उत्तर होगा वो रियाद होगा। G20 का आयोजन 2020 में रियाद में होना है, जो कि सऊदी अरब की राजधानी है और यह G20 की 15वीं बैठक होगी जो 21 से 22 नवंबर 2020 को आयोजित होगी। और इससे पहले रियाद में 2008 में G20 की बैठक हो चुकी थी। और जनरल अवेयरनेस की लास्ट क्वेश्चन, पंडवानी एक पारंपरिक नृत्य या नाटक या रंगमंच निम्नलिखित में से किस राज्य का है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। इसका जो सही उत्तर होगा वो छत्तीसगढ़ होगा। लोक रंगमंच यानी फोल्क थिएटर का पंडवानी रूप मध्य भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के आसपास वाले इलाके में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और यह एक प्राचीन गायन शैली है जिसमें प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत की कहानियाँ का वर्णन किया जाता है। और इस कहानी में भीम पांडवों का भाई कहानी का नायक होते हैं। पांडवानी का शाब्दिक अर्थ होता है पांडव, महाभारत के महान भाइयों, उनकी कहानियाँ या गीत इस पारंपरिक नृत्य के द्वारा दर्शाई जाती है। इस तरह से आज का जनरल अवेयरनेस ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।